तो कैसे हैं आप लोग? आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे फिजिक्स ब्रिज कोर्स पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 इसमें हम बात करेंगे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में या फिर टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। ये फिजिक्स का बेस है। जितने भी चैप्टर्स आप 11th में या 12th में पढ़ोगे फिजिक्स में, उसका सबका ये बेस है। एक तरीके से आप मान सकते हैं ये जो कुछ फंक्शंस हैं ये उसमें बहुत काम आते हैं, और इसके फार्मूला जो इनके फार्मूले हैं वो भी बहुत काम आते हैं, है ना। तो इनको एक बार समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आज की वीडियो हमारी इसी पर होने वाली है। बहुत ही मजेदार वीडियो होगी, काफी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैथमेटिकल टूल्स, तो इसमें सबसे पहले एक टर्म आती है फंक्शन। फंक्शन, अब भाई फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को समझने के लिए हमें वेरिएबल और कांस्टेंट दो टर्म समझनी होंगी। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले आप समझ लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जिसकी जो वैल्यू है, वैल्यू डिफर करती है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक्स है, उसकी वैल्यू -2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, -100 भी हो सकती है, करोड़ भी हो सकती है, -10 लाख भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वेरिएबल में वैल्यू डिफर करती है, इनकी वैल्यू है वो डिफर करती है। अब आ जाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इनको हम समझेंगे फंक्शंस के तौर पर। अब y = 2x + 3 एक फंक्शन है, y = 10x एक फंक्शन है, और y = 2x/3 एक फंक्शन है। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो है y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब x डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि x की वैल्यू y के ऊपर डिपेंड करती है। अगर x की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, कम ज़्यादा होगी, तो इसकी वैल्यू डिफर करेगी। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही केस है ना। तो अब आप सोचोगे कि यार जब y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है तो x की वैल्यू भी तो y पर डिपेंड कर रही होगी। ऑब्वियसली बिल्कुल कर रही है, बट हम डिपेंडेंट वेरिएबल उसी को कहते हैं जो हमारा एक फंक्शन है। तो ये मतलब इसके जो एक साइड में होता है, जिसके इक्वल्स टू में हमारा पूरा फंक्शन है, उसी को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। जरूरी नहीं है हमेशा y हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर है x = 2y + 4, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है x, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y, है ना। तो इसके आपको हो गया क्लियर। इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, ये यहाँ पर थोड़ा गिचपिच सा हो गया है ना। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रखा था। कोई अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना लीजिए, साथ ही साथ बहुत फायदा हो जाएगा। नोट्स मैं आपको दूंगा, कुछ क्लासेस के बाद नोट्स प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको जरूर अरेंज करूंगा। तो ये ऐसे होता है। अब आ जाते हैं एक बार कांस्टेंट पे। कांस्टेंट भी टू टाइप्स के होते हैं, टेम्परेरी कांस्टेंट एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट। टेम्परेरी कांस्टेंट क्या है यार? y = 2x + 3, y = 4x + 9। अब 3 और 9 है टेम्परेरी कांस्टेंट है, दोनों है तो कांस्टेंट लेकिन टेम्परेरी है। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, y = 2x + 4 भी आ सकता है, y = 2x + 8 भी आ सकता है, +11 करोड़ कुछ भी आ सकता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट ये तो बदलते रहते हैं, मतलब है तो ये कांस्टेंट, लेकिन इनकी यहाँ पे इनकी जगह पर कोई और भी आ सकता है। जैसे 3 की जगह पर यहाँ पे 4, 5, 6 कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस पॉजिटिव कुछ भी लिख लो। यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसकी पूरे यूनिवर्स में वैल्यू हमेशा सेम रहती है, वो कहीं पर भी चेंज नहीं होता। जैसे g, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये g है 9.8 मीटर/सेकंड²। 9th के मोशन चैप्टर में बहुत काम आया होगा आपको अब तक ध्यान में। ये g जो हमने पढ़ा था 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर में, ग्रेविटेशन यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते थे इसे, 6.67 × 10⁻⁻11। ये पाई 3.14 22/7, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ये हमने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन बेसिकली फंक्शन इज ए रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन के रूल को फंक्शन कहते हैं। जैसे कि ये भी एक फंक्शन है, y = 2x + 3, ये भी एक फंक्शन है, y = cos x, ये भी एक फंक्शन है, y = x⁻⁵। ये है एक फंक्शन। फंक्शन मतलब एक रिलेशन है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच, एक संबंध है, एक रिश्ता जो बना रहा है ना, उसको फंक्शन बोल रहे हैं। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। अब हमने फंक्शन तो पढ़ लिया, लेकिन यार फंक्शन के टाइप भी बहुत होते हैं। टाइप होते हैं तो 5 टाइप होते हैं: पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या है? एग्जांपल ले लेते हैं, y = 2x + 4, x = 8x + y, 8x + 5, है ना। इस तरह से आप जो भी पिक करना चाहें। z = z है, z 2 मत समझ बैठना इसको। z = 5x + 2, y = 2x + z नहीं 9, कुछ भी पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें वेरिएबल आ रहा है। बट एक बात याद रखना, वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए यार। अगर पावर 1 नहीं हुई
तो फिर गड़बड़ मामला है, ये समझ लो। उसके मैंने करा दिया आपको एग्जांपल्स। अब आ जाते हैं हम अब इससे अगले में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें पावर, इसमें है तो वही सिस्टम, वही है सब कुछ, बस इसमें पावर लगा दो, y = x² और z = y4 y⁴ एंड x = z⁴ ऐसे। तो इसमें एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसमें एक्सपोनेंट लग जाते हैं, बस यही फर्क है और कोई भी फर्क नहीं है। लीजिए अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होने चाहिए, जैसे कि y = cos x, z = कुछ भी लिख ले, sec y, a = tan b, कुछ भी, बस इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आने चाहिए, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा आपका। ये भी हो गया। ये हो गया। अब आ जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी पावर इनवर्स में होती है, यानी कि माइनस में पावर चली जाती है। कैसे कैसे, साइन इनवर्स थीटा है, y = sin इनवर्स थीटा है, z = tan -2 y, है ना, तो ऐसे कुछ भी, मतलब पावर इनवर्स में होनी चाहिए। अब इसके बारे में एक बहुत राज की बात बताता हूँ आपको, बहुत राज की बात है, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से। y = sin थीटा है, साइन इनवर्स थीटा है ना, है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते भैया, 1/sin थीटा लिख दिया। आप सोच रहे होगे पावर -1 नीचे ला दी पॉजिटिव हो जाएगी, बिल्कुल गलत सोच रहे हो भैया, बिल्कुल गलत। ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव में है पावर, तो अपॉन में नहीं आएगी। ये बात होती है कि पहले नंबर सिस्टम रैशनल नंबर्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है भैया। इसको अब आप कैसे लिख सकते हो, है ना, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे y = sin इनवर्स थीटा मान लीजिए। इसको पता है कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, sin y = थीटा, sin y = थीटा, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एक और देख लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपने लिख दिया tan थीटा क्या लिखा, लिख दिया √3 लिख दिया है, √3 मान लें, √3 मान लेते हैं, 1/√3 मान लेते हैं, 1/√3। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स का साइन ढंग से आने दो, tan इनवर्स 1/√3 = थीटा। ये भी लिख सकते हो इसको, tan इनवर्स 1/√3 को ले आया इधर, थीटा चला गया उस तरफ, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा = 1/√3 tan थीटा में 30 होगा तब तो 1/√3 आएगा, तो थीटा = 30 डिग्री क्या है, tan थीटा = 1/√3 है, तो tan के किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है यार, टेबल याद कर लो, पिछली वीडियोस में लिखवा चुका हूँ, टेबल याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं लिखवा रहा हूँ एक चीज इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ आपको, फालतू इधर उधर का कुछ भी नहीं लिखवा रहा, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब आ जाते हैं हमारे सबसे प्यारे सबसे मासूम टॉपिक पर, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक में क्या है, लॉगरिथमिक में कुछ भी नहीं है, बस लॉग आ जाना चाहिए, वही लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाता है। हिल लीजिए, बस लॉग आना चाहिए, है ना। तो अब हम एक बार बात कर लेते हैं, इसको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे y = log a बेस y बेस b। अब जैसे ये है ना log a बेस b, तो इसको हम क्या बोलेंगे, log a बेस में b, log a बेस b, ये b थोड़ा नीचे होता है, log a बेस b, ऐसे हम इसको बोलते हैं, ये बोलने का तरीका है। तो log a बेस b, इसमें रूल क्या है, a पॉजिटिव होना चाहिए, b पॉजिटिव होना चाहिए और b 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक क्या हो गई, ये 0 नहीं है, ये भैया 1 है, एक बार मेरे को रिमेम्बर कर लेने दो, 0 है 1 है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये 1 है, ये 1 है, क्योंकि 0 तो यहाँ पर हो ही चुका है ना, 0 यहाँ पर हो ही चुका है,
यहाँ पर ये 1 होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, जैसे आप समझने की कोशिश करो, अगर ऐसे लिखते हैं तो यार 0 के इक्वल तो यही बता रहा है कि 0 के इक्वल नहीं है, 0 से तो बड़ा होना चाहिए ना, तो 0 के इक्वल कैसे हो सकता है, वो ऑब्वियस सी बात है। तो ये b इज नॉट इक्वल टू, यानी कि a पॉजिटिव b पॉजिटिव और b 1 के इक्वल नहीं हो सकता, बस यही रूल है, इसमें और कुछ भी रूल नहीं है। आप कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, इसमें ये रूल है, log a बेस 10 की वैल्यू होती है 0, याद रखने की चीज़ है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, याद रखो सीधा, जो मैं जिसका मैं समझाने नहीं रहा ना वो मतलब सीधा याद रखना है, उसका समझाने कोई तरीका नहीं है। log a बेस 10, log a जिसके बेस में 10 आ जाता है उसको 10 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, जैसे पॉजिटिव में जो नंबर होते हैं उसमें पॉजिटिव लिखने की कोई जरूरत होती नहीं है, आप पॉजिटिव 4 लिखो या फिर सिर्फ 4 लिखो, पॉजिटिव 4 और 4 ये दोनों है तो इक्वल, कोई फर्क तो है नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो जहाँ पे हमारा पॉजिटिव होता है वहाँ पर हम कोई साइन नहीं लगाते, वैसे ही यहाँ पर हमारा बेस में 10 होता है, वहाँ पर लॉग में हम बेस 10 नहीं लिखते हैं, लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जैसे देख लीजिए log x बेस y रेज टू द पावर a, log x बेस y रेज टू द पावर a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 by a log x बेस y, इस जो बेस में y की पावर a है इसको 1 by a करके log x बेस y कर देंगे, समझ गए, ये सारे याद रखने गए। log x बेस e, इसको हम लिख सकते हैं कि एक स्पेशल फार्मूला है, बहुत स्पेशल फार्मूला है, log x बेस में e है तो इसको हम लिख सकते हैं ln x, ln x लिखने का तरीका है, ln x है इसका साइन, log x बेस e, यानी कि log और बेस में अगर e आ गया तो ln लिख देंगे, x का x चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब e की वैल्यू क्या होती है 2.71, अब तक आप सोचते होंगे कई बार जब आपने बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस की होंगी कैलकुलेटर पे तो उसमें e लिखा हुआ जरूर आता होगा, देखा होगा जरूर देखा होगा, तो e यही है, उस e को आप 2.71 माना करो और फिर कैलकुलेशन किया करो। आप सोचते हो यार मैं इसको कैसे निकालूं, इसमें तो e आ गया, e का तो मुझे पता नहीं क्या होता है, तो e का वैल्यू यही है, e इक्वल टू 2.71, तो log x बेस e ln x हो जाता है। अब दो और भी सिंपल रूल, log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab, जब log में कोई भी आगे a b है वो अगर पॉजिटिव में आ गए तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अगर नेगेटिव में आ गए तो 1 बाय a बाय b डिवाइड हो जाते हैं, log a माइनस log b log a बाय b, तो ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे आगे, log a प्लस log b log ab एंड log a माइनस log b log a बाय b, ये रूल्स हैं इसमें। अब इसके बारे में देख लेते हैं, देखना तो क्या ही है, इसके बारे में जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आ गया क्या log है ना, log x, x तो क्या ही लेते हैं 5 ले लेते हैं और y की जगह पर 2 ले लेते हैं और इसकी पावर 3 ले लेते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/3 log 5 बेस 2, क्योंकि हमने क्या बोला था जो पावर में 1/3 log 2 log 5 बेस 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारे इस वाले रूल की। अब एक बात इसकी भी कर लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है log 15e, इसको हम क्या लिख सकते हैं ln 15, आया समझ, ये बात हो गई इसकी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी भी, इसकी क्या बात करनी है, इसकी क्या बात करनी है, इसकी कुछ भी बात नहीं करनी, log 3 बस log 9, ये क्या हो जाएगा log 3 इंटू 9 log 27, ये लो जी, बेस में 10 है, अगर कुछ नहीं तो बेस में 10 है, log 17 log 27 बेस 10, ये होगी इसकी बात। अब कर लेते हैं इसकी भी बात, log 5 माइनस log 2, इसमें क्या होगा log 5/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं log 2.5, log 5/2 को तो 2.5 लिख ही सकते हैं, तो log 2.5 बेस 10 लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, ये हमने इन सबकी एक एग्जांपल देख लिए। ये हो गया, ये होने के बाद अब कुछ रामबाण भी फॉर्मूला बताते हैं जो हमने खुद ड्राइव किए हैं, मैंने खुद ड्राइव किए हैं आपके लिए, आपको ड्राइव करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इजी हो जाए इसलिए ये फॉर्मूले बनाए हैं मैंने। ये फॉर्मूला देखो भैया मैंने अपने खुद से बनाया है, 100% प्रूव है, बुक में भी होगा, मैं नहीं मानता बुक, मैंने ये नहीं कहता कि बुक में नहीं है, पर ये फॉर्मूला मैंने बनाया खुद से, आपके काम जरूर आएगा, अगर ये कहीं भी कोई गलत बताते हैं तो मैं यही हूँ। मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियो, अगर ये फॉर्मूला को कोई गलत बता दे। क्या क्या कह रहा है फॉर्मूला कुछ नहीं कह रहा, कह तो रहा है बना है तो भाई कह तो रहा है log 5 इक्वल्स टू log 5 बेस ई, यही कह रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं ये बताता है ये फॉर्मूला, इक्वल्स टू 2.303 मल्टीप्लाई log 5
बेस 10 लगाओ मत लगाओ कोई बात नहीं, मतलब log 5 बेस ई को, अगर बेस में ई है तो उसको बेस में ई की जगह पे 10 करने के लिए आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 2.303 से, बस ये क्या है, ये फॉर्मूला काम जरूर आएगा ये। आगे आगे जब ln x वाले क्वेश्चन आएंगे तो काम आएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख के रख रखा है, पहले ही लिखने की जरूरत ही नहीं है। log 2 इसको मैं चाहूंगा आप इसको करके और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन क्या है ये, log 2 प्लस log 3⁻² माइनस log 4, इसका आंसर निकाल के पढ़ा दिया लॉग अच्छे से भैया, देख लेना अपना नोट बना लेना, यहाँ पर पूरा देख लेना। log 2 प्लस log 3⁻² माइनस log 4, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट के अंदर, इसका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेशन और 11th क्लास से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि एक ऐसा चैनल है जो सिर्फ 11th क्लास को ही पढ़ा रहा है। अगले साल 12th को पढ़ाएंगे, इस साल आपको पढ़ाएंगे, अगले साल जब आप 12th में चले जाएंगे तो फिर हम 12th को पढ़ाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ाते हैं बस। अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी टॉपिक है, अब देखो आप सोचते हो यार पीसीएम तो एक साथ ही है, तो जिसने जो पीसीएम दे रखा वही पढ़ सकता है। नहीं, जैसे मान लो आपने दे रखी बायो, तो बायो में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कॉमन ही होती है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लो। अगर आपने दे रखी है कॉमर्स विद मैथ, तो मैथ तो वही है, सिलेबस तो वही होता है, तो मैथ पढ़ सकते हैं। इनकी कॉमर्स जो मैथ दे रखी है वो भी पढ़ सकते हैं, बायो वाले पढ़ सकते हैं, मैथ वाले पढ़ सकते हैं। पढ़ना सब्जेक्ट इसमें पीसीएम ही मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, दोस्तों के साथ शेयर करिए और जितना हो सके ग्रुप्स पर डालिए, अपना स्टेटस लगाइए, उस तरह से इसको फैलाइए। आपका भी फायदा होगा, आपके दोस्तों का भी फायदा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।